Okay, so welcome back to this quick revision of our chapter 2, that is our environmental analysis. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हमने सबसे पहली चीज जो समझी थी कि एक बिजनेस आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, विच मीन्स इट ऑपरेट्स अमंग्स्ट वेरियस फैक्टर्स। कई चीजों के बीच आपका बिजनेस ऑपरेट करता है, जहां से वो रिसोर्सेज गेन करता है, अपने रॉ मटेरियल्स, अपने ह्यूमन कैपिटल को वो अपने एनवायरनमेंट से लेता है। और ये जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज आपका बिजनेस बना रहा है, ये अल्टीमेटली इसी एनवायरनमेंट में रहने वाले कस्टमर्स के लिए बनाता है। तो व्हाट वी वाज कमिंग एट वाज कि एक बिजनेस अकेले ऑपरेट नहीं करता है, उसके आसपास कई चीजें, इन्हीं चीजों को हम कलेक्टिवली नाम दे रहे हैं एज आर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने क्या कहा था कि एन एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट सराउंड and business. Our environment is a sum total of all individual, institutional, and other forces that surrounds a business, and the survival of this business depends upon those four factors. Why? Because they are the ones that determine what the overall performance of that business is going to be and how sustainable this business is going to be. तो ये था हमारा एनवायरनमेंट। फिर हमने देखा था कि हम एनवायरनमेंट को कुछ तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। पहला कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे खुद के कंट्रोल में है। हम उन्हें नाम देते हैं एज इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम हो गया, दो ऑल थिंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ माय इंटरनल एनवायरनमेंट। और वहीं पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे बिजनेस के बाहर है और हमारे उतने ज्यादा कंट्रोल में नहीं है। सो दैट आर द थिंग्स वी रेफर एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती है जो मेरी बिजनेस की पेरीफेरी पे है, जो मेरे बिजनेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में और जिनका मेरे बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। दोज आर योर माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वहीं पे मैं बात करूं आपके मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो होते हैं, वो फैक्टर्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं बल्कि मैं जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता हूं उस होल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं। उनका इम्पैक्ट कई बार डायरेक्ट हो सकता है, बट मोस्टली मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनडायरेक्टली हमें हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी वहां पे ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहेगा बिजनेस के लिए। हेंस अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनडायरेक्टली अफेक्ट्स माय बिजनेस। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ योर मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। नाउ हमने देखा था कि हम अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इस चार्ट के थ्रू दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज योर इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें मेरा वैल्यू सिस्टम आ जाता है, मेरा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, मेरे कॉर्पोरेट के में क्या कल्चर है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज है, लेबर यूनियंस है, फिजिकल रिसोर्सेज जो मेरे पास अवेलेबल है। हम इन चीजों की बात करते हैं। वहीं पे मैं बात करूं हमारे मैं एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो उसे हम फर्दर दो में हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर मैक्रो एंड माइक्रो। मेरे माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है? मेरा कॉस्मिक, जिसमें हमने याद किया था कि ओक से हमें याद रखना है, ओ की जगह रिप्लेसमेंट में पी है। तो कॉस्मिक में क्या क्या आता है? तो लेट अस रिमेंबर कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के आसपास कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जैसे कस्टमर वेलफेयर ग्रुप्स होते हैं, आपके वुमेन राइट्स के ग्रुप्स होते हैं, जो मेरे बिजनेस पे असर डालते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय पी, दैट इज पब्लिक। उसके बाद एस से मेरे सप्लायर्स, जिनसे मैं रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा हूँ अल्टीमेटली। एम आई स्टैंड फॉर मार्केट इंटरमीडियरीज, कि वो इंस्टीट्यूशन जिससे मुझे डे टू डे बेसिस पे डील करना पड़ता है अपने बिजनेस प्रोसेसेस के दौरान। और लास्ट में है सी, दैट इज आर कंपेटिटर, कि जिसके जो सेम मार्केट में मेरे ही टारगेट कस्टमर ऑडियंस के पेट्रोनेज के लिए मुझसे compete कर रहा है। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे, दोज वर योर मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिन्हें हमने याद रखा था एज पैसिल, की पैसिल इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क, और रेदर यू कैन से पैसिल जी, जिसमें हमने याद किए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं मेरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में। पी से था पॉलिटिकल एंड लीगल, ई से हमारे पास था इकोनॉमिकल। फिर हमने इसी को इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव से डेफिनेशंस देखी थी फॉर नेचुरल, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल and economic. Those were the three things that we learned from the word E.
एस से हमने देखा था सोशियो कल्चरल, उसी में हमने डेमोग्राफिकल भी फैक्टर्स कंसिडर किए थे। देन योर टेक्नोलॉजी, लीगल वाज मर्ज्ड विद पी, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। एंड लास्ट में हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बातें की थी। अब इन सभी टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में रिवाइज करते हुए चलेंगे थ्रू आर मॉड्यूल। और उसके बाद में इसी चैप्टर में हमने लास्ट पार्ट जो देखा था, उसमें हमने देखा था कि अगेन माइकल पॉटर की 5 फोर्सेस मॉडल कौन कौन सी है। अब आपके सामने यहाँ पीछे की स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि जो एक डायग्राम है विच बेसिकली टेल्स यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों चाहिए। सो द इम्पोर्टेंस इज कि हम बिजनेस में रहते हैं, एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उस एनवायरनमेंट में हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सके, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें इनपुट देते हैं, वो हमें बताते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, और आप उस अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को कैसे अपनी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज से काउंटर कर सकते हो। तो दे हेल्प यू डेवलप अ स्ट्रेटेजी दैट हेल्प यू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड हेल्प यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ वो स्ट्रेटेजिक एक्शन में हमारी हेल्प करते हैं कि एक्शन प्लान जो आप बनाते हो, वो चीज हमारा एनवायरनमेंट हमें बताता है। दैट एनवायरनमेंट हेल्प्स यू डेवलप अ एक्शन प्लान, बिकॉज द एनवायरमेंट इज डायनेमिक, जो चेंज हो रहा है, तो आप चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ कोप अप कर सको। अब आप कोप अप कैसे करेंगे? नंबर वन, यूल बी एबल टू फोरकास्ट दिस फैक्टर्स, दैट इज कि नेशनल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चेंजेस है, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपका कॉम्पिटिटर भी तो कई चेंजेस ला रहा होगा, सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू गैदर व्हाट द कंपटीटर्स स्ट्रेटेजी इज एंड टेक काउंटर मेजर्स। ये सब करने से क्या होगा? आपका बिजनेस ज्यादा डायनामिक बनेगा, ज्यादा अप टू डेटेड रहेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड दैट योर बिजनेस बिकम्स डायनामिक एज अ रिजल्ट। सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट कैसा है रहता। तो हमने पहली चीज पढ़ी थी कि एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, इट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो पहला हमारी पॉइंट आ गया है कि द एनवायरनमेंट इज डायनामिक। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। तो इट इम्पैक्ट्स आवर बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। फिर एनवायरनमेंट में हमने देखा कि दो पार्ट्स में हमने एनवायरनमेंट को क्लासिफाई किया था, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हेंस इट गिव्स मी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर क्या मेरा बिजनेस इन फैक्टर्स के बिना सरवाइव कर सकता है? सो नो, an environment is an integral part of business. Why? Because it supports the operations of your business. So उससे मुझे एक पॉइंट और मिला कि the business becomes an integral part, the environment becomes an integral part of my business. Why? It helps me take better decisions. कई बार मैं प्रोएक्टिव डिसीजंस लेता हूँ, कई बार मैं रिएक्टिव डिसीजंस लेता हूँ। जब मैं मार्केट ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर रहा हूँ, दैट इज व्हेन आई एम एक्टिंग प्रोएक्टिवली। बट कई बार एक सडन शॉक आता है एनवायरनमेंट में, जैसे कहीं कोई वॉर हो गई, जिससे मेरा वैल्यू चेन, मेरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, दैट इज वेयर आई बिकम रिएक्टिव। फिर द इम्पैक्ट ऑफ आर बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट इट इज मल्टी डायमेंशनल, की एक बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। जैसे द ग्रोइंग शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। वहीं जो ट्रेडिशनल पेट्रोल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट लाएगा। एंड देन वी हैड द सेम थिंग कि हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे, जहां पे हम बात कर रहे थे कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग कॉस्मिक। कॉस्मिक में हमने देखा था सी फॉर कस्टमर। मेरे कस्टमर्स क्या करते हैं? मेरे कस्टमर्स अल्टीमेटली मेरे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, और द पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस इज दैट यू वांट टू अर्न द पेट्रोनेज ऑफ योर कस्टमर्स, कि आप अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी चाहते हैं लॉन्ग रन में। हेंस कस्टमर्स आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटेजी, कि अल्टीमेटली आपके बिजनेसेस की क्या सेल्स होगी, क्या वैल्यू क्रिएशन होगा, कितना प्रॉफिटेबल रहेगा आपका बिजनेस, ये चीज आपके कस्टमर्स ही आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी वर मूविंग ऑन टूवर्ड्स वाज पब्लिक, की कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका हमारे बिजनेस पे एक्चुअल भी इम्पैक्ट आता है और पोटेंशियल इम्पैक्ट भी आता है। एक्चुअल इम्पैक्ट की इन द सेंस
कि कंज्यूम लेट्स से कंज्यूमर वेलफेयर ग्रुप्स है वो हमें फोर्स कर सकते हैं टू गिव बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे मैं बात करूं पोटेंशियल इम्पैक्ट की, तो पोटेंशियल इम्पैक्ट इज जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं है बट इट कुड ऑन फ्यूचर इफेक्ट आर बिजनेसेस। जैसे कि लेबर लॉज में अगर कोई नई डिमांड्स बढ़ा रही है, दी एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ प्रपोज कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं है बट आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। उसके बाद हमारा था सप्लायर। सप्लायर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सप्लायर कंट्रोल करता है मेरे बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी। तो जितना ज्यादा सप्लायर कॉस्ट बढ़ाएगा रॉ मटेरियल का, उतना ज्यादा मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मुझे सही समय पे गुड्स ना मिले, रॉ मटेरियल ना मिले, तो मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल हैम्पर होता है। इसलिए सप्लायर बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट, और हमें मल्टीपल सप्लायर्स रखने चाहिए इस पॉइंट से डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। नेक्स्ट वी है मार्केट इंटरमीडियरीज। ये मार्केट इंटरमीडियरीज वो होती है जो मेरे बिजनेस में मुझे फैसिलिटेट करती है कि मैं अपना बिजनेस स्मूथली रन कर पाऊँ। जिसमें मेरे बैंक्स आते हैं, मेरे लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आते हैं, मेरे मार्केटिंग चैनल्स आते हैं, मेरी इंश्योरेंस कंपनीज आती है। उसके बाद मैं देख रहा था कि मेरा लास्ट माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है मेरा कॉम्पिटिटर। मेरा कॉम्पिटिटर क्यों जरूरी होता है? क्योंकि मैं एक डेफिनेट मार्केट में ही compete करता हूँ, और उस मार्केट का साइज लिमिटेड है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन लिमिटेड, बट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है वो आपस में compete करते हैं, जिनमें कट थ्रो कंपटीशन होता है इन ऑर्डर टू गेन द लॉयल्टी ऑफ दैट कस्टमर। कि हम हर कोई चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट खरीदे। दैट्स वाई मेरा कंपटीटर भी मेरे बिजनेस पे असर डालता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कंपटीटर के गुड्स का प्राइस कम होगा, तो अल्टीमेटली मेरी सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कंज्यूमर हो सकता है कि अगर प्राइस सेंसिटिव है तो उसके गुड्स को ज्यादा प्रेफर करे, जिसके कारण मेरा सेल्स कम होता है। तो हमें अपनी प्राइसिंग, या तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सकते हैं, साथ ही साथ हमने देखा था बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में कि या तो हम डिफरेंशिएशन पे जाते हैं या हम कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं। सो व्हाट आर दोज आर नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू द प्राइसिंग एंड नॉन प्राइसिंग कॉम्पिटिशन विथ योर कॉम्पिटिटर्स। और ये थे हमारे 5 फैक्टर्स हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के, दैट वाज योर कॉस्मिक। उसके बाद हमने देखा था पेस्टिल, दैट इज कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जो इकोनॉमी एज अ होल पे इफेक्ट करते हैं। इसमें से पहली था ग्लोबल फैक्टर्स की। ग्लोबल फैक्टर्स का हमारा मतलब ये है कि आज हम एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज ट्रेड कर रही है। तो एक कंट्री में आने वाले इकोनॉमिक शॉक्स दूसरी कंट्री तक भी ट्रिपल इफेक्ट के थ्रू पहुंचते हैं। जैसे अगर अमेरिका में रिसेशन आता है, तो इंडियन मार्केट्स में भी उसका असर देखने को मिलता है। दैट इज योर ग्लोबल। उसके बाद हमने देखा था पॉलिटिकल एंड लीगल। इसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स को मर्ज किया था, और ये हमें बता रहे थे कि कैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर्स का होना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर डालता है। कैसे? जैसे कि अगर किसी इकोनॉमी में ज्यादा अच्छा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो वहां उनके आईपीआरस को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। हेंस इट विल बी अ मोर फीसेबल सिचुएशन फॉर अ बिजनेसमैन टू एंटर इनटू बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। उसके बाद हमारे पास थे इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स वो होते हैं कि मेरी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। क्या मेरी इकोनॉमी ज्यादा कैपिटलिस्टिक है, ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन है, तो वहां पे भी मैं ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन तरीके से ऑपरेट कर पाऊंगा। वहीं मेरी इकोनॉमी अगर ज्यादा व्हाट से लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा सोशलिस्टिक है, ज्यादा सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, तो वहां पे मेरा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। दैट इज आवर गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल नॉट बी फुलफिल्ड। फिर हमने देखा था कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सोसाइटीज के क्या वैल्यू है, क्या कल्चर है, क्या एथिक्स है। उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनानी पड़ती है। फिर हमने देखा था कि कुछ डेमोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं। डेमोग्राफिकल फैक्टर्स वो होते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से विभाजित है, उस पॉपुलेशन का क्या साइज है, कितने टोटल लोग रहते हैं आपकी इकोनॉमी में, उनकी क्या एज ग्रुप्स है, उनका क्या जेंडर है, वो किस एथनिक ग्रुप से आते हैं, उनकी क्या रिलीजियस बिलीव्स है। तो वो चीजें आपके डेमोग्राफिकल फैक्टर्स में आती है। जैसे अगर किसी इकोनॉमी में बच्चे ज्यादा है, तो वहां पे चाइल्ड केयर प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, टॉयज ज्यादा बिकेंगे। और वहीं पे अगर वहां पे सीनियर सिटीजन ज्यादा है, तो वहाँ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और ओल्ड एज रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। तो दैट वाज योर डेमोग्राफी।
नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी इज द रीजन मुझे अपने बिजनेस में कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना होता है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम भी हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन वो फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनके बदलने के कारण मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड भी हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ की रोल इन इनोवेशन एंड अडेप्टिंग आर बिजनेस टू लेटेस्ट टाइम्स। फिर लीगल पॉइंट हमने पॉलिटिकल्स के साथ कपल करके पढ़ ही लिया था। फिर लास्ट में ई से इन्वायरमेंट को हम उन्होंने दो पर्सपेक्टिव से दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में उन्होंने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें ऐसे ही बताए हैं कि इन्वायरमेंट से हमें कई रिसोर्सेज और इनपुट्स मिलते हैं अपने बिजनेस के लिए। और इन्होंने इकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये बताया है कि जब मैं बिजनेस करता हूँ तो उससे कई टॉक्सिन्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में मेरे प्रोडक्शन के कारण रिलीज हो सकते हैं, जिसे मैं पोल्यूशन कहता हूँ। हो सकता है एफॉरेस्टेशन हो। तो मेरे बिजनेस के कारण होने वाली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को ही वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल डैमेज के थ्रू मुझे बता रहे हैं। इसके बाद हमने देखा वी वर डन विथ कि इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। सो लेट अस क्विकली रिकॉल कि हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे याद किया था। सबसे पहले मैंने रखा था मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरा मिशन ऑब्जेक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव में मैंने याद किया था विजन मिशन ऑब्जेक्टिव। फिर ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रांसलेट होगी ये चीजें, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के थ्रू होगी, मेरे कॉर्पोरेट कल्चर के थ्रू होगी। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, पहला मेरा एचआर, क्वालिटी एचआर। फिर दी ब्लू कॉलर वर्कर्स दैट आर योर लेबर यूनियंस, और लास्ट में मेरे फिजिकल रिसोर्सेज। तो इसमें हमने बात की थी कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम बताता है कि हमारे क्या एथिक्स है, हम कैसे बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं और हम कैसे ऑपरेट करते हैं। सो दोज वर योर वैल्यू सिस्टम्स। फिर विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने देखे थे कि विजन बताता है कि मेरा रोड मैप फॉर फ्यूचर क्या है, मैं आज का हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। इट गिव्स मी द डायरेक्शन फॉर मेकिंग माय पॉलिसीज। उसी के बाद मेरा मिशन बताता है कि मैं किस बिजनेस में हूं, मैं क्या प्रोडक्ट सेल करता हूँ, व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस ऑफ माय बिजनेस, कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताता था कि इस विजन और मिशन को अचीव करने के लिए मैं कौन कौन सी चीजें परफॉर्म करता हूं। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव कुड बी ग्रोथ, इट कुड बी प्रॉफिट्स मेकिंग, इट कुड बी समथिंग दैट आई हैव टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हेंस कीपिंग माय प्रोडक्शन कॉस्ट लो। फिर उसके बाद हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेरे बोर्ड कंपोजिशन को रेफर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली बात करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कितना सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है। वो मुझे बताता है कि कितने जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कितनी ऑटोनॉमी है मैनेजमेंट के पास डिसीजन लेने की। फिर हमने देखा था कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर बताता है कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कितने ओपन है, कितना फीडबैक को प्रमोट करते हैं, वो कितना ज्यादा उनसे नीचे के लोअर लेवल एम्प्लॉयज की बातें सुनते हैं। सो दैट गिव्स मी दी कॉर्पोरेट कल्चर, कि जितना ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, उतना ज्यादा एम्प्लॉय रिटेंशन होता है। उसके बाद हमने बात की थी हमारी क्वालिटी एम्प्लॉयज की, जिन्हें हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एचआर की। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली काम करने वाले तो लोग ही है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने अच्छे लोग काम करेंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा वेल क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर मेरे पास होगा, उतना ज्यादा मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊंगा। दैट इज योर क्वालिटी ऑफ एचआर। फिर लेबर यूनियंस के पास बार्गेनिंग पावर होती है। लेबर यूनियन हो सकता है बेटर वेजेस डिमांड करे, बेटर वर्किंग कंडीशंस डिमांड करे। फिर लास्टली हमने देखा था फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो अल्टीमेटली मेरी प्रोडक्टिविटी पे असर डालते हैं, मेरी कॉस्ट एंड इफिशिएंसी पे असर डालते हैं। फिर हमने देखे थे लास्ट में माइकल पॉटर्स 5 फैक्टर मॉडल। माइकल पॉटर के 5 फैक्टर मॉडल में क्या था, ये वो मॉडल था जो माइकल पॉटर ने डेवलप किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजनेसेस कई फैक्टर से इंटरेक्ट करता है, बट कुछ 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ये 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला, इन्होंने कहा कि मेरे सप्लायर्स, तो उन्होंने, और मेरे कंज्यूमर्स, तो इन्होंने इन दोनों को एक शक्ति दी, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ माय सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ माय कंज्यूमर। तो सबसे पहले बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ माय सप्लायर की, कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कैसे आ सकती है। अगर मेरे सप्लायर के पास रॉ मटेरियल ऐसा है जो सिर्फ कुछ लिमिटेड सप्लायर्स के पास ही है, मुझे उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मेरे जो सप्लायर्स है वो अपने प्रोडक्ट की मनमानी
प्राइजेस मुझसे डिमांड कर सकते हैं, जिसके कारण मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसके कारण मेरा बॉटम लाइन दैट इज माय प्रॉफिट मार्जिन विल श्रिंक। वहीं पे हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर पढ़ा था कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर में क्या था कि अगर कंज्यूमर्स जो है उनके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर है, विच मीन्स कि अगर कंज्यूमर्स यूनियन बना लेते हैं या जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ उसके लिमिटेड कंज्यूमर्स ही है, उस केस में कंज्यूमर के पास बार्गेनिंग पावर होती है कि वो पहली चीज कम प्राइस में मुझसे गुड्स डिमांड करेगा, दूसरी चीज वो डिमांड करेगा कि मैं उसे ज्यादा बेटर क्वालिटी के गुड्स दूं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं मेरे मार्केट में, सो द इंटेंसिव राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स बिकम योर थर्ड फोर्स, जिसमें कि जितना ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होगा मेरे मार्केट में, उतना ज्यादा मेरे लिए प्रॉफिट मार्जिन स्लिम होते जाएगा और इंडस्ट्री में, जिसके कारण मेरे लिए इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे अनअट्रैक्टिव बनते जाती है। तो कितना कंपटीशन है, कितने राइवल्स है अभी मार्केट में, वो चीज बताता है कि कितना मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव पे असर पड़ रहा है। और लास्ट में हमने देखा था दैट वाज आर थ्रेट ऑफ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कि मैं अगर कोई गुड्स बना रहा हूँ तो वो गुड्स कितने रिप्लेसेबल है, वो गुड्स कितने रिप्लेसेबल है। क्या होता है कि अगर मैं बना रहा हूँ लेट से, जिसमें हमने बात की थी स्ट्रॉस की, कि अगर मैं बना रहा हूँ प्लास्टिक स्ट्रॉस तो प्लास्टिक स्ट्रॉस को पेपर स्ट्रॉस से रिप्लेस किया जा सकता है। एंड अगर आपका जो कंज्यूमर है वो ज्यादा इन्वायरमेंटल कॉन्शियस है, तो द पेपर स्ट्रॉस विल बिकम अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर माय प्लास्टिक स्ट्रॉ का बिजनेस, जिसके कारण लोग ज्यादा पेपर स्ट्रॉ खरीदेंगे तो प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं बिकेगी। सो अब सब्स्टिट्यूट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू माई बिजनेस, कि एक अगर अच्छा सब्स्टिट्यूट आ गया आपके प्रोडक्ट का मार्केट में तो आपकी सेल्स हैम्पर होती है। उसके बाद हमने देखा था आखिरी में कि कई नए एंट्रेंट्स भी मार्केट में आ सकते हैं, दैट इज योर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, कि जहां पे अगर कोई नया मार्केट प्लेयर अब मार्केट में एंट्री लेता है, जैसे कि जियो, जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया, जिसके कारण बाकी सबकी प्रॉफिट मार्जिन कम होते गए, सो दैट वाज योर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। अब क्विकली हम इसी चीज को अपनी मॉड्यूल के थ्रू क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे और हमने मॉड्यूल में क्या क्या पॉइंट्स देखे थे। So let us first go to our external environmental analysis. इसमें हम देख रहे थे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, कि एनवायरनमेंट की आप जब भी डेफिनेशन लिखेंगे आप किसको रेफर करते हुए लिखेंगे माइंड में, एक्सटर्नल फोर्सेस को, क्योंकि दोज आर द वंस दैट आर lesser in your control. So a business environment becomes a sum total of all the forces that are external to a business. उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे वही बेसिक सी डेफिनेशंस दी थी कि हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें, इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, और जिसके थ्रू हम एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे आए, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करें, ताकि हम ओवरऑल ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाए। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने जैसे केनेथ डेविस की डेफिनेशन है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट अ बिजनेस। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेम चीज जो डेफिनेशन हम आगे भी पढ़ के आए थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एंड अदर फोर फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, but the business still depend upon them as they affect the overall performance and sustainability of our business in the long run। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं पेसल और कॉस्मिक के, कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नाउ इन्होंने इंपॉर्टेंस में हमें बताया कि इंपॉर्टेंस में द सेम थिंग, कि मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे हेल्प करता है डेवलप करने में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे हेल्प करता है एक एक्शन प्लान बनाने में, कि मैं जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ कोप अप कर सकूं। मेरा एनवायरनमेंट मुझे हेल्प करता है टू फोरकास्ट दी कॉन्सिक्वेंसेस, की इन्वायरमेंट की आगे भविष्य में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या आएंगे, नेशनल लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिर ये मुझे हेल्प करता है टू
टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट माय कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी इज, और उस कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को मैं कैसे बेटर तरीके से काउंटर कर पाऊं। तो मेरे मुझे काउंटर मेजर्स डेवलप करने में मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू कीप माई बिजनेस मोर डायनामिक। फिर इसके साथ ही साथ हम देख रहे थे कि व्हाट एल्स डज माय बिजनेस एनवायरनमेंट हैज, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डायनामिक। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी स्टैटिक, इट शुड कीप ऑन चेंजिंग। तो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ही है कि एनवायरनमेंट में जो चीज आज जैसी है वो कल वैसी नहीं रहने वाली है। दैट इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगली चीज की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसका मेरे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि मेरे कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, तो उसका मेरे ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हमने देखा था टू फैक्टर्स की, हम अपने एनवायरनमेंट को मैक्रो सॉरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम दो फैक्टर्स में अपने एनवायरनमेंट को डिवाइड कर ले रहे हैं। उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, जिसका मतलब है कि हमारा बिजनेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट कैन नॉट ऑपरेट। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स जो चाहिए वो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलता है। उसके बाद हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पे डिसीजन इम्पैक्ट क्या होता है। तो द इम्पैक्ट इज दैट इट हेल्प्स मी टेक बिजनेस डिसीजंस कि जो एनवायरनमेंट है मैं वहां से डेटा गैदर करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूँ, या मेरा डिसीजन प्रोएक्टिव भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बिजनेस जो है इट शुड बी केपेबल ऑफ डीलिंग विथ द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ आर एनवायरनमेंट। कि मल्टी डायमेंशन का क्या मतलब है कि अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई चेंज आ रहा है तो वो हमें पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, इट कुड अफेक्ट अस नेगेटिवली एज वेल। जिसमें हमने बात की थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की, कि जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये चीज जो ट्रेडिशनल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें नेगेटिवली हिट कर रही है, बट जो ईवीज है और उनके लिए ये एक अच्छी बेनिफिट की तरह दिख रही है। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ कैन आई डिवाइड माई एनवायरनमेंट। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला है आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आ जाते हैं, मेरे शेयर होल्डर्स, लीगल कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल के बाहर है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज माई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज completely out of my control and all I can do is to adapt with their changes। फिर ये एक बेसिक डायग्राम जो हम पहले भी देख के आ गए थे कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के दो हिस्से, पहला इंटरनल। इंटरनल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स जो कुछ कुछ मेरी कंट्रोल के अंदर है, द फैक्टर्स विच आर टू समवॉट डिग्री अंडर माय कंट्रोल। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका वैल्यू सिस्टम, आपके मिशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपका कॉर्पोरेट कल्चर, आपकी क्वालिटी ऑफ एचआर, आपका लेबर यूनियंस, आपके फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। वहीं पे मैं बात करूं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो हिस्से होते हैं। पहला माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो मेरे बिजनेस पे डे टू डे बेसिस पे, मेरे बिजनेस की फंक्शनल लेवल पे मेरे बिजनेस पे असर डाल रहा है। वहीं मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो इंडस्ट्री एट लार्ज पे मेरे असर डालते हैं और जो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस पे असर डाल रहे हैं। अब इसमें हमने क्या क्या देखा था, हमारे माइक्रो के पॉइंट्स थे कॉस्मिक, दैट वाज योर कस्टमर। ओ से था हमारा पब्लिक, सी ओ एस सप्लायर, एम आई मार्केट इंटरमीडियरीज, एंड सी कंपिटिटर्स। और लास्टली हमने देखा था मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसे हम याद रखे थे पेसेल इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क के थ्रू, कि पेसेल जी, जिसमें पी से था पॉलिटिकल एंड लीगल, एस से था सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल से ही हमने लिंक करके पढ़ा था डेमोग्राफिकल। तो हमने पढ़ा था पी ई एस, टी टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल, और फिर ई से हमने पढ़े थे इकोनॉमिकल फैक्टर्स, हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स और नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और लास्टली जी से हमने पढ़ा था कि ग्लोबल फैक्टर्स हमारे बिजनेस पे असर डालते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने सब डिवाइड किया इनटू माइक्रो एंड मैक्रो।
अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो मेरा सप्लायर है वो मेरे रॉ मटेरियल्स का सप्लाई कंट्रोल करता है, जिसके कारण मेरी कॉस्ट, इनपुट की कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है मेरा सप्लायर। अगर सप्लायर ने रेट बढ़ाया तो मेरी इनपुट की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, जिसके कारण मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और मेरी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे असर डाल सकता है। दूसरी चीज, अगर इनपुट स्केयर्स है और मेरा सप्लायर मुझे टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहा है, तो इसके कारण मेरा प्रोडक्शन साइकिल हैम्पर होता है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कस्टमर, कस्टमर कौन होता है? द वन हु बाइज द प्रोडक्ट। की कस्टमर वो है जो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है। इसीलिए हम जब अलग अलग कस्टमर्स को देखते हैं तो हमारे कस्टमर्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं हाउस होल्ड हमारे गुड्स खरीदे, कुछ प्रोड्यूसर्स हमारे गुड खरीदे जो जिन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। हो सकता है कि रिटेलर्स को मैं गुड्स बेच रहा हूँ, गवर्नमेंट को, फॉरेन बायर्स को अपने गुड्स बेच रहा हूँ। तो दोज आर माई मल्टीपल कस्टमर्स और द आइडिया इसकी मैं अपने गुड्स अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बताऊं, बिकॉज कस्टमर इज द किंग इन द टुडेज मार्केट। सो आई हैव टू कीप माय कस्टमर सेटिस्फाइड। उसके बाद कुछ मार्केट इंटरमीडियरीज होती है। ये कौन होती है? ये वो होती है जिनका एक इसेंशियल रोल होता है मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए। ये मुझे कई सर्विसेज दे सकती है, जैसे कि मुझे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मुझे मार्केटिंग सर्विसेज देता है मेरा मार्केट इंटरमीडियरी। ये मुझे न्यूज एजेंसीज के थ्रू सर्विसेज दे सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे सकता है, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस की सर्विस दे सकता है। तो मेरा वर्किंग कैपिटल कहाँ से आएगा? दैट विल कम थ्रू माय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय मार्केट इंटरमीडियरीज। फिर ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जो एक सेम मार्केट में सेम कस्टमर की पैटर्नेज के लिए हमसे compete करते हैं। सो माय competitors आर दोज हु compete with me in the same market for द कस्टमर्स पैटर्नेज। तो मेरे कंपटीटर का सेल जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही ज्यादा मेरा सेल नेगेटिवली हैम्पर होता है। सो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंपटीटर। उसके those welfare associations are what they will ultimately seek better goods and services at a higher quality at lower prices। तो ये कंज्यूमर सर्विसेज मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस पे असर डालती है। हेंस इन्हें हम पब्लिक में क्लासिफाई करते हैं एज ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन अफेक्ट माय लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आर मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की, कंट्री का इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा है। जितनी ज्यादा कंट्री एग्रीगेरियन रहेगी वहां आप एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। जितने आपके यहाँ लेबर फोर्स ज्यादा है तो आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा? लेबर इंटेंसिव। जहां आपके पास लेबर फोर्स स्केयर है, लेबर फोर्स की डिमांड ज्यादा है और लेबर कम अवेलेबल है, तो वहां पे लेबर ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी, ज्यादा वेजेस मांगेगी। तो वहां पे आप किस स्टोर मूव करते हो? वहां पे आप कैपिटलिस्टिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, जहां आप ज्यादा मशीन, ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस करोगे ताकि आपकी कॉस्ट कम होती जाए। दैट इज योर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। इसमें सेम चीज उन्होंने वही चीज रिपीटेटिवली की है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स के डिसीजंस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोटिव होते हैं। वहीं पे मैं बात करूं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की तो वहां पे वेलफेयर ज्यादा ड्रिवन होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में एक थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच होता है। तो योर economical environment is what determines that how the resources will be allocated in your organization। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स की लिस्ट दे रखी है, जिसमें मेरा ग्रोथ रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, ग्रोथ पॉलिसी, टैक्सेशन रेट्स, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब आता है। फिर इन्होंने बात की है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की, कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट वो होता है जो बताता है मुझे कि मेरे इन्वायरमेंट में लीगल स्ट्रक्चर्स कितने स्ट्रांग है, दैट इज हाउ स्ट्रांग इज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फैक्टर्स।
तो इन तीनों को जब मैं क्लब करता हूँ तो मैं उन्हें पॉलिटिकल एंड लीगल का नाम देता हूँ। ये मुझे हेल्प करते हैं इन डायरेक्टिंग, डेवलपिंग एंड कंट्रोलिंग माई बिजनेस एक्टिविटीज। लीगल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज होंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव होगा, उतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इकोनॉमी में, उतना ज्यादा क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंडीशंस रहेगी कि मैं ज्यादा बिजनेस आसानी से कर पाऊँ, ईज ऑफ बिजनेस होगा और उतना ज्यादा मैं ग्रो कर पाऊँ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स के नाम दिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रिस्क कितना है, बजट डेफिसिट एंड सरप्लस कितना है, पेरोल टैक्सेस कितने हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं। वहीं पे लीगल फैक्टर्स में इन्होंने बताया वर्कर सेफ्टी लॉस कैसे हैं, लेबर लॉस कैसे हैं, कॉपीराइट लॉस कैसे हैं, मोनोपोली एंटी मोनोपोली लॉस कैसे हैं, और लाइसेंसेस आपको कितनी इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द रीजन माय प्रोडक्शन कॉस्ट कम्स डाउन ड्यू टू इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इज द रीजन माय प्रोडक्ट्स बिकम इररेलेवेंट इन द मार्केट बिकॉज अ बेटर प्रोडक्ट इज अवेलेबल। तो टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो टेक्नोलॉजी इज समथिंग which can be systematically applied साइंस और अदर नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आप सिस्टमेटिकली अप्लाई करते हो कोई नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो उसे हम नाम देते हैं टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज ड्रिवन बाय इनोवेशन। इनोवेशन क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके मार्केट में नई नई चीजें आती है, नए नए चेंजेस आते हैं, तो लोग उनसे कोप अप करने के लिए नई इनोवेटिव चीजें करते हैं। तो आपको अपने बिजनेस में एज पे रहना पड़ता है टू कॉन्स्टेंटली कोप अप विद द न्यू इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आप देखिए, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था कि पहले लोग एक्सेल सीखते थे, तो अगर आपको एक्सेल आता है यू आर कंसिडर्ड अ गुड कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। उसके बाद पावर बीआई आया तो लोगों ने पावर बीआई सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद में आजकल क्लॉड चैट जीपीटी था, सो चैट जीपीटी पे लोग मूव हुए। चैट जीपीटी एक दो साल में रिडंडेंट बन गया, अब क्लॉड का जमाना है, सो एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स क्लॉड। अब क्लॉड भी हो सकता है आने वाले 6 महीने में, एक साल में रिडंडेंट हो जाए। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को अपडेट करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने बिजनेस प्रोसेसेस में। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हो सकता है नई मशीन आ जाए जो कम कॉस्ट में ज्यादा इफेक्टिवली गुड्स प्रोड्यूस कर रही हो, नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाए मार्केट में। चैट जीपीटी एआई इज अ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाए आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स के पास। तो जैसे कि आप देखिए लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो है वो हैवीली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको शेडोफैक्स, amazon, फ्लिपकार्ट से मैसेज आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस, ऑर्डर रेडी टू शिप, ऑर्डर यहाँ शिप हुआ, आउट फॉर डिलीवरी है। तो दैट इज हाउ योर सप्लाई चेन पार्टनर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर adopting टू न्यू टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर ये अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। उसके बाद कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की ये बात कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड बॉर्डरलेस हो चुका है, वन इंटीग्रेटेड मार्केट है, जिसके कारण सभी बिजनेस एक्टिविटीज इफेक्ट होती है। और कई ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे WTO का एग्रीमेंट, जो मुझे बताता है कि हाउ आई एम सपोज टू कंडक्ट माई बिजनेस इन एन ग्लोबल एनवायरनमेंट। कि अगर WTO क्या बताता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कितना होगे, टैरिफ बैरियर्स कैसे होंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, और जो मेंबर कंट्रीज है उनको सभी गुड्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ट्रीट करना है। तो जितना ज्यादा ग्लोबली WTO जैसे प्रिंसिपल बॉडीज के लेट डाउन प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस फॉलो होगी, उतना ज्यादा मेरे लिए इंटरनेशनल बिजनेस स्मूथ होता जाएगा। उसके बाद सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में ये हमें बता रहे हैं कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में देखो दो चीज आती है। सबसे पहले इसमें आता है सभी चीजें जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, जैसे पोल्यूशन, स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है मेरी इकोनॉमी में, लोग कितने हेल्दी है, उनके हेल्थ फैक्टर्स, हेल्थ केयर क्या है। और साथ ही साथ में ये कह रहे हैं कि कल्चरल फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। तो सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आ गया? सोशल फैक्टर्स में आ गया हेल्थ अपॉर्चुनिटी, हेल्थ आ गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ गया, पोल्यूशन का लेवल आ गया। वहीं मैं बात करूं कल्चरल फैक्टर्स की, तो कल्चरल फैक्टर्स में वैल्यू, बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी आ गए कि लोग क्या मानते हैं
क्या सोचते हैं। इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था कि सोशियो कल्चरल का, कि कैसे केएफसी जब इंडिया में आता है, सो ऑल्दो वो एक नॉनवेज चेन है, बट उसको वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स अपने इंडियन मेन्यू में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ अ सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। उसके बाद डेमोग्राफिकल इम्पैक्ट। डेमोग्राफिकल इम्पैक्ट में क्या चीजें आती है, लोगों की लाइफ से रिलेटेड, कि आपकी पॉपुलेशन में जेंडर रेशियो कितना है, आपकी पॉपुलेशन का साइज कितना है, कितने लोग अर्बन एरिया में, कितने लोग रूरल एरिया में, कितने मेल्स है, कितनी फीमेल्स है, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि लोग कितने साल जीते हैं। ये सारी चीजें मुझे अफेक्ट करती है। क्योंकि मेरा डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ही मुझे बताता है कि मैं किस तरीके के मार्केट्स है, कि कौन से मार्केट्स बच्चों के हैं, जैसे कि टॉयज हो गया, बेबी केयर प्रोडक्ट्स हो गए, कौन से मार्केट यूथ के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, या कई ऐसी क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए, दोज आर ऑल फॉर यूथ। वहीं पे मैं बात करूं सीनियर सिटीजन के लिए, तो उनके लिए हेल्थ केयर इज अ मेजर फैक्टर। तो आप किस तरीके के बिजनेस में जाएंगे, उस पे भी आपका डेमोग्राफिकल फैक्टर असर डालता है। उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एटीट्यूड टुवर्ड गवर्नमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड अथॉरिटी, वैल्यू सिस्टम्स एंड सो ऑन। उसके बाद लास्टली इन्होंने दिया है नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आपको याद होगा कि हमने इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी, कि इन्वायरमेंट मुझे बताता है कि मुझे अल्टीमेटली कई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। मेरे बिजनेस को रॉ मटेरियल, एनर्जी की जरूरत है। बिजनेस कहीं खड़ा करना है तो एक्चुअल आपको ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं लैंड पे अपनी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, कि आपको कहीं तो जमीन ढूंढनी पड़ेगी जहां पे आप फैक्ट्री बनाओगे। इसी फैक्ट्री के आसपास आपको कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, ताकि आपको नेचुरल रिसोर्सेज, आपके प्रोडक्शन के लिए जो भी चाहिए गुड्स, वो इजीली आपकी फैक्ट्री तक के पहुंच पाए। तो वहां पे आपका नेचुरल एनवायरमेंटल हेल्प करता है, कि ये अल्टीमेट सोर्स है सभी रॉ मटेरियल्स का। ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। कि हाउ डू आप बिजनेस फैक्ट्रीज को देखिए, फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी पे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती है रेदर। बट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपको कोयला तो चाहिए। कोयला कहाँ से आता है? थ्रू योर एनवायरमेंट। उसके साथ ही साथ ये हमें बता रहे थे इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये उन्होंने पॉजिटिव पीओवी से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए, और नेगेटिव पीओवी से उन्होंने बताया कि इकोलॉजिकल फैक्टर, कि आप जब ये रिसोर्सेज को यूज करते हो, तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हो सकता है आप उनको ओवर एक्सप्लॉइट करो, आपकी वजह से पोल्यूशन हो। यू कैन बी अ रीजन दैट यू कॉज पोल्यूशन। एंड उस केस में कि गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है, गवर्नमेंट की क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर इकोलॉजी, इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हाउ योर बिजनेस रन। क्योंकि आपको एयर एक्ट, आपको वाटर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और फिर हम आए थे इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है। तो इसे हमने कैसे याद किया था, हमारा वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव में तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें? मेरा बिजनेस का क्या विजन है, क्या मिशन स्टेटमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, और उसके नीचे तीन पॉइंट्स, क्या क्वालिटी ऑफ एचआर, मेरा लेबर यूनियंस, और लास्टली इस साइड पर था मेरा फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ये बात कर रहे हैं सबसे पहले वैल्यू सिस्टम की। वैल्यू सिस्टम क्या होता है? वैल्यू सिस्टम वो एथिक्स और बिलीव्स होते हैं जो गाइड करते हैं मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट को टू टेक देयर डिसीजंस। और यही वैल्यूज एंड बिलीव्स हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से फॉलो किए जाए। सो दोज आर माय डिसीजन मेकिंग गाइडलाइंस। ये डिटरमाइन करते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट मिशन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरे एम्प्लॉयज का, कस्टमर्स का और सोसाइटी के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या होगा। फिर उन्होंने जेआरडी टाटा के बारे में कहा था कि हाउ ही बिलीव्ड इन क्रिएटिंग बेटर और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एम्प्लॉयज को बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन नहीं दिया, बट उसके आगे जाके उन्होंने सोसाइटी एट लार्ज के फायदे के भी बारे में बात की थी। उसके बाद ये विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ते ही है, कि मिशन बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइज विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, इसको हम थोड़े उल्टे फ्लो में पढ़ते हैं। सबसे पहला कि वैल्यूज, वैल्यूज तो मैं देख के ही आ गया हूँ, कि जो मैंने ऊपर बात की कि वैल्यू सिस्टम, सेम चीज यही है, कि वैल्यू होता है कि मेरा बिजनेस क्या वैल्यूज पे चलता है।
तो यहाँ पे इन्होंने रिलायंस के एग्जाम्पल से दिया है कि रिलायंस का एग्जाम्पल ये है कि उनका वैल्यू सिस्टम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इनोवेशन। वही चीज उनके मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट में ट्रांसलेट होती है। मेरा विजन स्टेटमेंट क्या होता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। इट इज अ रोड मैप टू वर्ड्स आर फ्यूचर। इट डायरेक्ट्स आर बिजनेस डिसीजन टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर वी वांट टू गो। तो आपके विजन स्टेटमेंट में भी वही चीजें रिफ्लेक्ट हुई क्वालिटी के कारण कि आपको अपनी एक एग्जाम्पल है, एज सच आप इसे याद ना भी रखे तो चलेगा, बट अब सिंस वी आर ऑन टू इट लेट्स रीड इट। कि ये बात करते हैं कि रिलायंस का वैल्यू सिस्टम क्या है, विजन क्या है, और यही विजन जब मैं देखता हूँ कि जब मैंने आप किस बिजनेस में, आप किस बिजनेस में है, क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उस चीज को जब मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरा मिशन बन जाता है। तो मेरी वैल्यूज ही ट्रिकल डाउन होते हुए मेरे मिशन तक के आती है। इसका एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि रिलायंस का वैल्यू क्या है, हम क्वालिटी गुड्स देंगे, हम इनोवेशन देंगे। हमारा विजन क्या है कि हम कस्टमर की फर्स्ट चॉइस रहेंगे, हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर प्रोडक्ट्स उन्हें देंगे, सर्विसेज बेटर देंगे। उसके कारण उनका मिशन स्टेटमेंट क्या होना कि हमें वैल्यू एडिशन करना है अपने कस्टमर के पास, हमें वैल्यू एडिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एंड वी हैव टू प्रोवाइड एक्सेलेंट एडवाइस टू आवर कंज्यूमर्स। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, आपका कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो मुझे बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज हो रही है। एट द सेम टाइम कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हायरार्की क्या है, दैट इज समथिंग दैट इज टू डील विद योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने क्विकली डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि क्या एटीट्यूड है मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टूवर्ड्स द फैक्ट्री वर्कर्स एंड सो ऑन। क्योंकि वो सेटअप करते हैं टोनैलिटी जिस पे बाकी का ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया था कि अगर ओपन एनवायरमेंटल कंडीशंस है तो वहां ज्यादा ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। वहीं पे अगर ज्यादा क्लोज्ड एटीट्यूड है कॉर्पोरेट लेवल का तो उस केस में ज्यादा डिस्ट्रस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा एम्प्लॉय का, जिसके कारण एम्प्लॉय रिटेंशन पे असर पड़ेगा। फिर ये बात कर रहे थे कुछ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बताता है कि मेरी पास कितने employees है, and how capable they are, how skilled they are, how qualified they are is something that will help me achieve operational efficiency। और इनोवेशन कौन करता है, एम्प्लॉयज ही। तो एम्प्लॉयज मेरे पास जितना बेटर होगे, जितना बेटर ह्यूमन टैलेंट मेरे पास होगा, उतना ज्यादा मैं कंपिटिटिव एज ड्राफ्ट कर पाऊंगा। सो दैट इज योर क्वालिटी ऑफ एचआर। फिर उन्होंने लेबर यूनियंस की बात की थी कि लेबर यूनियंस जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा वो बेटर वेजेस और बेटर वर्किंग कंडीशंस डिमांड करेंगे एक बिजनेसमैन से। सो दैट इज हाउ द लेबर यूनियन अफेक्ट यू। एंड लास्ट में उन्होंने फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी कि ये चीजें बनती है हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन करती है हमारी गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने माइकल पोर्टर भाई साहब पे। माइकल पोर्टर कौन थे? माइकल पोर्टर वॉज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इन्होंने बताया कि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज द फर्स्ट गोल ऑफ एनी बिजनेस, कि हर बिजनेस चाहता है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेजर रीजन वाई बिजनेस ऑपरेट। और ये पांच फैक्टर्स जो है ना, ये पांच फैक्टर्स वो है, ये पांच फैक्टर्स वो चीजें हैं कि ये फैक्टर्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे उतनी ज्यादा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा ये पांचों फैक्टर्स वीक हो रहे हैं उतनी ज्यादा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं अपनी इंडस्ट्री में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एक और शब्द से डिनोट करता हूँ, दैट इज माई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। कि अगर ये फैक्टर्स ज्यादा स्ट्रांग हुए, ये पांचों फैक्टर्स स्ट्रांग हुए, तो इंडस्ट्री में क्या होगा, ज्यादा कंपटीशन होगा, जिसके कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और इसी के कारण क्या होगा, इंडस्ट्री बिकम्स अनअट्रैक्टिव। इंडस्ट्री बिकम्स अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव यानी यहाँ प्रॉफिट कम होता जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि इन पांच फैक्टर्स में क्या क्या आता है। तो सेम चीजें जो हमने देखी थी, दैट इज योर बार्गेनिंग पावर ऑफ योर सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ योर कंज्यूमर, द existing rivalry amongst the existing players, threat of substitute product एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो उसी के बारे में इन्होंने कुछ कुछ बताया कि देखो, पहली चीज, इंडस्ट्री अगर अट्रैक्टिव है मतलब हाई प्रॉफिट्स है। हाई प्रॉफिट्स है मतलब ये पांचों चीजें वीक होगी। ये पांचों चीजें कैसे वीक होगी, कि नया मार्केट में नया प्लेयर एंटर नहीं कर पा रहा है तो हाई बैरियर्स टू एंट्री है।
इजी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो देर आर फ्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है वो बहुत कम है, तो कंपटीशन अमंग्स द प्लेयर्स आर वेरी लेस। जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ग्रुप्स बनाने की क्षमता नहीं है, दे कैन नॉट फॉर आस्क फॉर बेटर प्राइजेस एंड क्वालिटी, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इज वीक। और जो हमारे सप्लायर्स हैं वो कार्टल्स नहीं बना पा रहे हैं, हेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ आर सप्लायर इज ऑल्सो वीक। और वहीं पर इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है। अनअट्रैक्टिव का मतलब क्या कि जहां प्रॉफिट कम होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये पांचों पॉइंट्स जो है ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये पांच फैक्टर्स जो है ये और स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, बैरियर टू एंट्री कम होगी, स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेट, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी सप्लायर्स के पास, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी आपके कंज्यूमर के पास, मार्केट में मल्टीपल सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगी और इंटेंस कंपटीशन होगा। फिर ये आगे अब हमें बता रहे हैं कि एक एक पॉइंट को इन्होंने थोड़ी डिटेल में हमें बताया। इन्होंने क्या कहा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, की मार्केट में जितना आसानी से नया प्लेयर आ पाएगा उतना ज्यादा आपके बिजनेस को खर्चा है। क्यों? क्योंकि नया मार्केट प्लेयर आएगा तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगा, वो नए रिसोर्सेज, नई कैपेबिलिटीज अपने साथ लेके आएगा, जिसके कारण आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे खत्म होती जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नया राइवल जो है वो अपने साथ अपना एक कॉम्पिटिटिव एज लेके आ रहा है। जिसमें हमने बात की थी जियो के एग्जांपल की, कि जब जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया तो उसने एक साल तक के फ्री इंटरनेट दिया, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी फ्री सर्विसेज दी टेलीकम्युनिकेशन की, कि आप सिम खरीदो, एक साल तक के रिचार्ज की ही जरूरत नहीं है। इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि न्यू एंट्रेंट की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, ज्यादा कैपिटल लेके बैठा था, वो ज्यादा देर तक के लॉसेस में सरवाइव करता था। इसके कारण क्या हुआ, बाकी मार्केट प्लेयर्स के लिए मार्केट अनअट्रैक्टिव हो गया। और जहां हमारे पास 16 टेलीकॉम प्लेयर्स थे, फ्रॉम टाटा डोकोमो टू वोडाफोन टू वर्जिन टू BSNL एंड एवरीथिंग, आज आप देखो तो हमारे पास तीन ही प्लेयर्स बचे हैं, जिसमें भी आप देखो कि जियो हैज अ मेजर शेयर एंड इट्स कंपीटिंग अगेंस्ट एयरटेल। एयरटेल भी नए टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में, नए 6G मॉडल्स पे जाने से घबरा रहा है, बिकॉज इट डज नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ कैपिटल, जबकि जियो के पास वो कैपिटल है। साथ ही साथ में वोडाफोन ईआई को मर्ज होना पड़ा। सो वोडाफोन एंड आइडिया हैज टू मर्ज इन ऑर्डर टू जस्ट सर्वाइव ड्यू टू द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, की एक जियो आया और इनके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की बैंड बज गई। और BSNL जैसे जैसे सर्वाइव कर ही रहा है। फिर अब यहाँ पे इन्होंने थ्रेट क्या क्या हो सकता है, तो ये इन्होंने हर पॉइंट जो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में दिया है ये नेगेटिवली लिखा है, कि अब मेरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कब कम होती है, तब जब ये जो पांच फैक्टर्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कंज्यूमर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रॉपर एंड एग्जिस्टिंग सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग कंपटीशन, जब ये चीजें स्ट्रांग होती है तब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट दिखेगी ये नेगेटिव लिस्ट में दिए गए, कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कब हो सकती है, जब बिजनेस में आने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, ज्यादा कोई मेजर डोमिनेंट प्लेयर नहीं है जो बाकियों को रोक सके, IPR लॉज उतने स्ट्रांग नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है, कस्टमर्स की लॉयल्टी नहीं है उतनी। साथ ही साथ में ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप इजीली अचीव कर लोगे। वहीं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में ये कह रहे हैं कि सप्लायर हो सकता है कि अपने प्राइसेस बढ़ा दे, जिसके कारण मेरी पोटेंशियल कॉस्ट पे असर पड़े, और सप्लायर जो है अपना सप्लाई चेन, सप्लाई प्रोडक्शन स्केड्यूल को भी हैम्पर कर सकता है मेरे। फिर यहाँ पे थ्रेट क्या क्या है, कि हो सकता है कुछ गिनिंदा सप्लायर्स ही हो, जो सप्लायर्स है वो बड़े हैं, मतलब इन द सेंस कि द सप्लायर हैज मोर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, जिसके कारण वो मुझे थ्रेट कर सकते हैं। देर इज अ थ्रेट ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि मेरा सप्लायर अगर किसी और कॉम्पिटिटर के साथ इंटीग्रेट कर दे अपने बिजनेस को, तो मुझे तो रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, दैट इज व्हाट दे मीन ओवर हियर। फिर ये इंटीग्रेशन वगैरह तो हम आगे पढ़ेगी एक चार्ट में, जिसमें हमने बात की थी कि हाउ अ बिजनेस कैन इंटीग्रेट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस ये दे रहे हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कि देयर आर मैनी सब्सटीट्यूट्स टू देयर आर नॉट मैनी सब्सटीट्यूट्स टू रॉ मटेरियल, कि आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रेयर है, तो आप रेयर रॉ मटेरियल के सब लिए सभी compete करेंगे, जिसके कारण रॉ मटेरियल के प्राइजेस भी बढ़ सकते हैं। फिर सप्लायर के पास कुछ यूनिक रिसोर्सेज है, स्विचिंग कॉस्ट, कि आप एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे जाएंगे, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके सप्लायर के साथ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बाद ये बात कर रहे हैं पावर ऑफ
बायर की, कंज्यूमर की क्या क्या पार्स हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स कितना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ देयर ऑर्डर्स। या तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जितना बड़ा मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा एज अ कंज्यूमर, मैं उतना ज्यादा बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाना चाहूंगा सामने वाले को। तो कंज्यूमर का अगर ऑर्डर साइज बड़ा है तो वो कम प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में उन्होंने देखा है कि कंज्यूमर्स क्या हो सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स ही लिमिटेड है, तो हर कोई compete कर रहा है उनके लिए, तो यहाँ पे आपको बेटर सर्विसेज देनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको इनोवेट करना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। स्विचिंग कॉस्ट कंज्यूमर्स के लिए कम है। मतलब कि कोई भी, जैसे एंड्रॉइड में होता है, आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं, आप किसी भी दूसरे एंड्रॉइड फोन पे बीट गूगल बीट नथिंग इजीली स्विच कर सकते हैं। तो द स्विचिंग कॉस्ट ऑफ द कंपटीटर इज वेरी लो। थ्रेट है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है। फिर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है आपके प्रोडक्ट के, कि दूसरा आपका प्रोडक्ट नहीं मिला तो हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। गुड़ नहीं मिला, खरीद पा रहे हैं तो चीनी खरीद लेंगे, चीनी नहीं खरीद पा रहे हैं सो विल मूव टुवर्ड सम अदर फॉर्म ऑफ स्वीटनर और सो ऑन। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं द बायर्स आर प्राइस सेंसिटिव, कि बायर को प्राइस से फर्क पड़ता है, कि अगर आपके गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा तो वो सस्ते गुड्स खरीद लेगा आपके कॉम्पिटिटर के। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि आपके गुड का, आपके जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो, उसका कोई मार्केट में अल्टरनेटिव अवेलेबल है क्या। तो जितना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, चैट जीपीटी आया था, तो चैट जीपीटी वाज अ प्रोडक्ट, तो शुरू में इसकी मोनोपोली रही। फिर उसके बाद गूगल ने अपना जेमिनाई लॉन्च किया, तो जेमिनाई बिकेम अ सब्स्टिट्यूट। तो जितना यूजर बेस था, गूगल से जेमिनाई पे शिफ्ट कर दिया। तो दैट इज हाउ, जितना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उतना ज्यादा आपका मार्केट शेयर कम होगा, जिसके कारण आपके बिजनेस को हैम्पर होगा। उसके बाद राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो मार्केट है उसमें जितने ज्यादा कंपटीटर्स होगा, उतना ज्यादा जो टोटल प्रॉफिट है मार्केट का वो इनमें बटेगा, टोटल सेल्स इनमें बढ़ते जाएगी। तो मेरे जितने ज्यादा कंपटीटर होंगे उतना ज्यादा मेरी सेल्स पे असर पड़ेगा, जितनी मेरी सेल्स गिरेगी उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट कम होते जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे मार्केट में इंटेंस कंपटीशन ज्यादा हो सकता है। तो पहली चीज की मल्टीपल कंपटीटर्स है, एग्जिट बैरियर्स हाई है, कि कोई छोड़ के जाना चाह रहा है मार्केट से तो भी वो सप्लायर मार्केट के बाहर नहीं जा पा रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ नेगेटिव है। द प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है जो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। फिर इन्होंने बताया है कि प्रोडक्ट्स आर इजीली सब्स्टिट्यूटेड, कंज्यूमर में लॉयल्टी नहीं है। फिर ये कह रहा है कि एक छठा, वन सिक्स फैक्टर इज ऑल्सो देयर, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बेचा जिसके कारण आपके बाकी के प्राइमरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। फिर यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया अमेजॉन प्राइम का, कि अमेजॉन प्राइम एक सर्विस है जिसको आप ले लो तो अमेजॉन क्या करता है, आपको फास्टर डिलीवरी देता है। बट वो इको सिस्टम है कि अगर आपने अमेजॉन प्राइम लिया तो आपको ओटीटी का एक्सेस का मिल जाता है उनके, जिसके कारण आप अमेजॉन फायर स्टिक खरीद सकते हैं। आपको अमेजोन से उनके किंडल के एनवायरनमेंट में बुक्स का एक्सेस मिल जाता है, तो आप उनका ई बुक्स वाला सेगमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने एक मेंबरशिप बेची प्राइम की, जिसके कारण आप डिलीवरी कॉस्ट बचाना चाह रहे थे, लेकिन आपने आपके ओटीटी का भी प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को दे दिया, आपने अपने ई बुक्स का भी प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को दे दिया। एंड इट इज मोर लाइकली कि अब उसके पास प्राइम है तो वो अमेजोन से ही गुड्स परचेस करेगा। तो जैसे ही अमेजोन अमेजोन नाउ 5 मिनट डिलीवरी मॉडल पे कुछ इंट्रोड्यूस करता है, तो वो ब्लिंकिट छोड़ के अमेजोन नाउ को प्रेफर करना शुरू कर देगा। तो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स। फिर उन्होंने बताया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करो, इन्फॉर्मेशन लाओ। इन्फॉर्मेशन लाओ, ये 5 फैक्टर्स कैसे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसे एक डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले करो कि कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन से स्ट्रांग है, कौन से कम है, और उन फैक्टर्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एंड लास्ट में इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है जहाँ पे वही सेम पॉइंट्स को ये रिपीट कर रहे हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है। फिर यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए कि आप कैसे
इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फैक्टर्स, तो यहाँ पे इन्होंने हर फैक्टर लिखा है और उसके लिए इंफॉर्मेशन बताई है कि न्यू एंट्री के लिए क्या क्या ब्रांड रेपुटेशन हैम्पर कर सकता है न्यू एंट्रेंट, हमारी राइवलरी कैसी हो सकती है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट ऑफ न्यू सब्सटीट्यूट की कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो ऐसे आप कैटेगराइज करके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराइए। फिर उसके बाद इसे डायग्रामेटिकली डिस्प्ले पे डालिए कि कौन कौन से फैक्टर्स है इसमें से जो मेरे बिजनेस के सक्सेस पे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और लास्टली हम फॉर्मुलेट करेंगे एक डिसीजन स्ट्रेटेजी कि हम कैसे प्रोएक्टिवली इन फैक्टर्स से compete करना चाह रहे हैं। सो दैट वाज आवर डिस्कशन ऑफ आवर चैप्टर 2 दैट वी हैव कंप्लीटेड इन रफली 50 मिनट्स। अब इसके अलावा चैप्टर 2 में हमें आपको कुछ और बताना था क्या? तो लेट अस गो नाउ 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 नाउ। हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी ये एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार हमें आते जाएगा, तो इसे भी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंसी होती है रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास है। एक बार फिर से बोलो, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? वो रिसोर्सेज वो कैपेबिलिटीज जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास है। जब मैं इन रिसोर्सेज को इन कैपेबिलिटीज को यूज करता हूँ बिजनेस में, जिससे मुझे एक एज मिलता है, अपने कॉम्पिटिटर से मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हूँ, ये स्ट्रेंथ मिलती है। सो दैट कोर कॉम्पिटेंसी ट्रांसलेट्स इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि क्या, मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी है जिसके कारण मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में। अब ये कोर कॉम्पिटेंसी यानी वो रिसोर्सेज जो कैपेबिलिटीज है, उनका नेचर कैसा होना चाहिए? सो दे शुड बी इन दी नेचर दैट दे शुड बी वैल्यूएबल, कि जो मेरे रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल है, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है। दूसरा है वो रेयर है, वो इजीली नहीं मिल रहा है मार्केट में। तीसरा है दे आर नॉन सब्सटीट्यूटेबल, कि उनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है जिसके कारण कोई इजीली उन्हें इमिटेट नहीं कर पा रहा है। और लास्टली कि ये जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है, ये किसी एक डिपार्टमेंटल लेवल पे सीमित नहीं है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पे अप्लीकेबल है, कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्रोप्रिएबल है, कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है। फिर ये तो थे कि रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कैसे होने चाहिए। अब ये रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज का फायदा क्या है मुझे, कि किन किन एरियाज पे अप्लाई होता है। तो इसे इन्हें हमने तीन चीजों के फैक्टर्स के रिलेशंस में पढ़ा। पहला, कि मेरे जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो कैसे अप्लाई होती है। पहली चीज, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी मुझे डिफरेंशिएट करती है मेरे कॉम्पिटिटर से। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी मेरे कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी मेरी पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होलिस्टिकली अप्लाई करती है, जिसके कारण मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सो दैट वाज योर चैप्टर 1, सॉरी दैट वाज योर चैप्टर 2 एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, दैट इज योर बिजनेस पॉलिसीज। अंटिल देन, बाय बाय।